एक बच्चे का प्रश्न था कि अभी थोपियाए हैं ओकरे संघनन जो है, बता देते हैं। संघनन एक ऑप्शन रहता है गैस से द्रव, दूसरा है वाष्प से द्रव। आंसर होगा वाष्प से द्रव। गैस द्रव में नहीं बदलता है, वाष्प ठंडा होकर पानी बनता है। कौन? वाष्प ठंडा होकर पानी बनता है, लिख लो कहीं पर, पूछता है क्वेश्चन। वाष्प ठंडा होकर क्या बनता है? पानी। कितना नंबर तक हुआ था? कल कितना तक हुआ था? 100। यहां से किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय धातु। देखो हो नहीं गया था, ध्यान से देखो। ये फर्स्ट ए जो है ना, या ई रोमन में हुआ, इंग्लिश में इसको पहला वर्ग कहते हैं, इसको कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग। और सेकेंड ए, जिसको दूसरा वर्ग कहते हैं रोमन में, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। अब एक मिनट रुक जा, याद नहीं रहेगा तो याद रखना, एक बड़ा कि दो बड़ा? कौन बड़ा? तो क्षारीय बड़ा कि क्षारीय मृदा बड़ा? तो दो हो जाएगा क्षारीय मृदा और एक हो जाएगा क्षारीय। लिख लो इसको फिर से, यही ऑब्जर्वेशन रखना, यही पूछता है। एक मिनट रुक 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 रुक, क्षारीय धातु कह देगा तब कौन कौन? देखो ई भी क्षारीय धातु है कि नहीं है? अरे छोटा, क्षारीय धातु नहीं है? ई भी दोस्त मेरे क्षारीय धातु है, तो दोनों ना आ जाएगा। लेकिन अगर क्षारीय मृदा धातु पूछ देगा तो खाली क्या आ जाएगा? तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको एक से अधिक ऑप्शन पूछता है। हो गया? अरे हुआ? ट्वेरिनर के त्रिक नियम में आते हैं, ये गलत है। लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दो को याद रखो। हो गया? अगला, सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे कौन प्रक्रम कहते हैं? जैव जैव प्रक्रम होगा, सारी चीजें अनुरक्षित मतलब सुरक्षित रहेंगी। जिस दिन जैव प्रक्रम बंद हो जाएगा उस दिन सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। जैव प्रक्रम मतलब जकरा में जान हो, उसमें अगर एक्टिविटी होगा तो सारी चीजें अनुरक्षित सुरक्षित रहेगी, जान नहीं रहेगा सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। वह तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, क्या? नाइट्रोजन। देखो एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आप अगर पढ़े होंगे दोस्त मेरे, तो प्रोटीन जो है टूटता है पेप्टोन में। अब पेप्टोन टूटता है एमिनो अम्ल में, और यह घटना होता है पेप्सिन एंजाइम के कारण, और यह घटना होता है इरेप्सिन एंजाइम के कारण। ये
अमाशय में होता है और ये छोटी आंत में होता है। कहां होता है? इसके कण बहुत, ये पचता है तो इसके कण बहुत सघन होते हैं, इसके कण थोड़े से विरल होते हैं, इसके कण और ज्यादा विरल होते हैं। अब एमिनो अम्ल के बहुत सारे अणु मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। इसलिए एमिनो अम्ल को एकक कहते हैं और प्रोटीन को बहुलक कहते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से, मतलब बहुत सारे अणु के मिलने, इसके बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनता। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ता है? पेप्सिन। अब पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कौन तोड़ता है? इरप्सिन। एमिनो अम्ल हुआ मतलब नाइट्रोजन हुआ कि नहीं हुआ? एमीन हुआ ना। एमीन बोले तो NH2 बोलो ना रे। NH2 बोले तो क्या? नाइट्रोजन। इसको लिख लो फिर बतियाते हैं। देखो बच्चा कह रहा है सर बोलिए कुछ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। आप चलो देखो, इसके लिए आंदोलन करना होगा। अगर कोई उपाय नहीं है ना तो सरकार तो, एक बार आंदोलन होगा पट से उधर से स्टेटमेंट आ जाएगा। अभी तो 10 को लड़का दे हाथ हिला देता है तो उधर से स्टेटमेंट आ जाता है। अब देखो ई तो क्लियर हो गया कि TRE4 आएगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। एस्टेट भी होगा, ये भी क्लियर है। उसका फॉर्म भी आपको भरा जाना है 8 तारीख से। अब रही बात की वैकेंसी की, तो वैकेंसी के लिए एगो आंदोलन करना है, बढ़ जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लो। आंदोलन का तैयारी चल रहा है, सब लोगों से बात हो रही है, सबकी, सारे टीचरों की, छात्र नेताओं से भी बात हो रही है। जिनसे नहीं हो पा रही है वो लोग अलग अलग माध्यमों से पहुंचे, हम सब लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। सारे टीचर्स तैयार हैं और उम्मीद करेंगे कि एक छोटा सा आंदोलन हो जाए ताकि सरकार तक बातें पहुंचे और इस वैकेंसी को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया जाए, है ना? हमको लगता है कंप्यूटर शिक्षक को तो लगता है खत्म कर दिया। हाँ, स्कूल में हमको लगता है कंप्यूटर चोरी हो गया है। हो गया? लेकिन चला वो बात छोड़ो, अब तुम्हारे पास वो तो ठीक है, आंदोलन होबे करेगा, वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई पुरजोर तरीके से करो क्योंकि 3 महीना बाद परीक्षा है। 3 महीना बाद परीक्षा है, मामला हो जाए तो गड़बड़। अब 3 महीना कहाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर में भी 1 सप्ताह बीती है गया। इसलिए आप जिसको लगता है कि नहीं हो सकता है, परीक्षा नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी मन में लग रहा होगा, तो चला तब घर चल जाओ, कोई और धंधा करो। सरकार यही है, सरकार ने अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है और आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? और हम तो कहेंगे कि पुरजोर तरीके से मेहनत कीजिए, 3 महीना का टाइम है, आपका सीट कोई और ना लेके जाए। लेकिन अगर आप निगेटिव भावनाओं से ग्रसित हैं तो आप घर चले जाइए, दूसरा ऑप्शन ये है। और उम्र और क्वालिफिकेशन आपका ऐसा है कि 10,000 की नौकरी शायद कहीं मिलेगा, वो सोच लेना है। अरे भाई जेन्युइन बात यही ना है, तोरा पास जो क्वालिफिकेशन है वो औकात है 10,000, 10 से 12,000, तो फालतू का बात ना करते हुए चुपचाप पढ़ाई करो और आंदोलन होगा, उसमें सब लोग मिलकर साथ दो, वैकेंसी बढ़ जाएगा। और मन नहीं लग रहा है सर, साफ निराश हो गए सर, अरे दुष्ट चोट्टा, 27,000 वैकेंसी, अगर मान लो 27,000 है, क्योंकि तोरा आदत लगल है 80,000 के, समझा? जाके उन लोगों से पूछो, बिहार यूपी में 6-6 साल से टीचर का बहाली नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकार के प्रवक्ता हैं, गलत हुआ है, बच्चा सब ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पूरे बिहार का 10 लाख बच्चा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर सरकार को एक्शन लेना है और उसके लिए जो आंदोलन होगा उसमें सब लोग जाना, देखना शाम तक में स्टेटमेंट आ जाएगा।
एकदम निश्चिंत रहो। हाँ लेकिन बाबू पढ़ाई से अगर एक जरा सा मिस्टेक करोगे तो भयानक चुका, इसके बाद कोई 5 टाइप नहीं आना है दिमाग में, अगर वो हम पाले हुए हो कोई 5 6 नहीं आना है अगला 4 साल तक, खत्म। जैसे लालू जी ने किए थे, वैकेंसी दिए, एक बार अनाधून बहाली किया, उसके बाद 6 7 साल तक टीचर का कोई बहाली नहीं आया। तो वही हाल अब तुम्हारा होने वाला है। 4 इज लास्ट यारी। वह तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। बताओ, यहां देखो, संश्लेषण मतलब बनना, संश्लेषण मतलब बनना। एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनेगा, बोलबे नहीं करेगा। एमिनो अम्ल में एमीन है, एमीन में NH2 है, NH2 मतलब नाइट्रोजन है। समझ में आई बात? तो बता दो आंसर क्या हो जाए। देखो अभी हम तुरंत नहीं लिखाए थे नहीं, कहां लिखाए थे ना, चलो वह तत्व लिख लिया, नाइट्रोजन। अगला, जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और उसका अवशोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। अच्छा एक बात बताओ, ये जानते हो, ब्रेड जानते हो? ब्रेड, रुक, कवक जानते हो? कवक जो होता है वो पहले भोजन को सड़ा देता है, जब सड़ जाता है, पच जाता है। पचना मतलब एक्चुअल में क्या होता है? भाग छोटा, पचना मतलब भोजन का टूटना, पचना मतलब सड़ना, पचना मतलब भोजन का टूटना। पचना मतलब एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 18 17 जब आप पढ़िएगा तो एगो फिगर बनल है, ऐसे ऐसे कर दिया है, फिर कर दिया ऐसे, इसको दिखा दिया है, यह पाचन। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 जीवों का पोषण पेज नंबर 17, यही फिगर बना हुआ है कि जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? तो दोस्त मेरे, जीव जो भोज, अब जैसे कवक है, हम लोग कहते हैं ना ब्रेड में फुफुंद लग गया, बोलन रे, तो ब्रेड में फुफुंद लग गया मतलब कवक उसका भोजन करता है, तो कवक पहले उसको पचा देता है, सड़ा देता है, काला काला हो जाता है, और तब उसका क्या करता है? अवशोषण। तो वही बात ही कह रहा है, जब भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के अंदर की शरीर के बाहरे, बाहरे में ना पचा देता है, बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। इसका एग्जाम्पल है कवक। कौन? पैरामीशियम किस तरह का जीव है? एक कोशिकीय, ये पता है ना रे? हम लोग बहुकोशिकीय। बता, अनुपक्ष गतियों का महत्व जीवन के लिए आवश्यक है, जीवित रहने, ये सब कोई कुछ खास नहीं, काट दो। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव मतलब जिंदा की मरा हुआ, अजैव मतलब मरा हुआ। मिट्टी क्या है? अजैव। हम लोग क्या हैं? जैव। तो जैव जो प्रक्रम हम लोग करते हैं, हम लोग जो जीव हैं, हम लोग प्रक्रम करते हैं, कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? जीवों के कार्य करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम का मतलब होता है कार्य, जैव प्रक्रम मतलब जीवों का कार्य। हो गया? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? ऊर्जा उत्पादन, ऑक्सी श्वसन होता है तभी ना ऊर्जा मिलता है, अनऑक्सी श्वसन होता है तो इथाइल अल्कोहल मिलता है। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलता है, आंशिक ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे क्या होता है? थकान। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। बताओ पाचन का क्रम क्या है? पहले कहां से होता है? मुख से। अब मुख से कहां जाता है? मुख से ईसोफेगस होते हुए कहां जाता है? आमाशय में, आमाशय से
हाँ, ग्रसनी फूड पाइप। मुख, मुख से कहां? ईसोफेगस यानी फूड पाइप, इससे होते हुए आमाशय से, छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से बड़ी आंत से रेक्टम, और रेक्टम से एनस, एनस होते हुए बाहर। अब देखो, पाचन शुरू यहीं होता है, पाचन शुरू होता कहां पर? अरे कहां पर? यहां से यहां तक की जो कंप्लीट लंबाई है यह है 9 मीटर। कितना मीटर? 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर। और पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। मुख में लार ग्रंथि यही ना होता है। यहां आ जाओ, इसोफेगस, इसोफेगस होके भोजन कहां जाता है? भोजन अमाशय में जाता है। कहां जाता है? अमाशय में जाता। और इसोफेगस कौन विधि द्वारा भोजन को ले जाता है? क्रमाकुंचन विधि से भोजन निकलता है। अमाशय की अगर हम बात करें तो अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? HCl, और बोलो छोटा, पेप्सिन, रेनिन, बोलो रे। अब यहां से आ जाता है छोटी आंत में, इसकी लंबाई कितनी? कितना मीटर? देखो अब यहां झोल है, हम पढ़ाएंगे 7.5 मीटर, कहीं कुछ दे ले। NCERT क्लास 7 पेज नंबर 18, ठीक है। क्या दिया हुआ? 6 से 8, कहीं कहीं रेंज देता है इसका 6 से 8, वो भी सही है। इसलिए सही है कि शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है ना। और जरूरी नहीं है कि सबका इतने होगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है, एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा। आप एनसीईआरटी क्लास 7 पेज नंबर 19 खोल के देखिएगा। अब छोटी आंत की अगर हम बात करें, ये क्या करता है? भोजन का नहीं, ये खाली पाचन करता है ना, ये भोजन का संपूर्ण पाचन एंड अवशोषण भी करता है। ई भी केवल पाचन करता है, ई भी केवल पाचन करता है, लेकिन ये पाचन भी करता है, अवशोषण भी करता है। और इसका जो एंजाइम है वही है कौन? इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, इस सब इसका एंजाइम है। इरेप्सिन देखो क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और फिर अमाशय से चल जाता है छोटी आंत में, इरेप्सिन पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और तब हो जाता है उसका पाचन। बड़ी आंत होता है 1.5 मीटर। कितना मीटर? तो अब तुम कहोगे 7.5 से 1.5 यही हो गया 9, इसीलिए तो कहते हैं 9 से कितना? 10 मीटर होता है। 9 से कितना मीटर होता है? 10 मीटर होता है। अब यहां से आ जाओ बड़ी आंत, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं, यहां केवल, बात छोटा, केवल जल, नाना एंड लवण का अवशोषण। वही तो एक से अधिक पूछ देगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। एक रहेगा जल का अवशोषण, एक रहेगा लवण का अवशोषण, एक रहेगा एक से अधिक। क्या मारोगे? एक से अधिक। फिर रेक्टम होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। बोलो। अब छोटी आंत का 3 भाग कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। अब बड़ी आंत का भी 3 भाग, इसी का ही भाग है। बड़ी आंत में सिकम, कोलोन, रेक्टम, इसी बड़ी आंत का ही भाग है। लास्ट में कौन होता है? एनस। लिख लो। आपके जैसा साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। डेली मेरा तारीफ करता है बच्चा से। तुम लोग करता है कि नहीं, कि बाहर जाकर आता है?
एकदम 3 महीना में चला झोंक देना है। आज जिस दिन आंदोलन होना है उस दिन भी चल जाना है। 100% शाम तक बयान आ जाएगा। अभी एकदम सरकार जरा सा भी, वो भी बीपीएससी तैयारी तो मेन मुद्दा है लोगों के बीच में इलेक्शन के टाइम में जाने का, जरा सा भी गड़बड़ नहीं करेगा सरकार। हो गया। शिक्षक दिवस के दिन यूपीएससी टीआरई का सारा बैच लॉन्च हो रहा है, जितना हम थोड़ा बोले थे A to Z। जिसको जिस चीज का जरूरत हो वो चीज आप पढ़ सकते हैं। जिसको लगे कि नहीं हमको खुद से पढ़ना है खुद से पढ़िए, जिसको लगे हमको ऐप पे ऑनलाइन में ही पढ़ना है ऑनलाइन पढ़िए, जिसको लगे हमको ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़िए। पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिसको लगे हम टेलीग्राम में से पढ़ लेंगे तो टेलीग्राम से पढ़ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। हाँ सबको सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, जो आप कहिएगा वही मिल जाएगा। हो गया। शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च नहीं होगा, शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। फी तो बता देंगे। हो गया। तो लिखा लिखो न, हंस रही है, जल्दी जल्दी लिख। जैसे अभी क्या है दोस्त कि अभी जैसे एनसीईआरटी में एससीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे पढ़ा रहे हैं, जबकि ई एक कंप्लीट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन तुम्हारे एससीईआरटी में ऐसा नहीं है। एससीईआरटी वो कंप्लीट अलग 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 अलग, एनसीईआरटी भी वही है, एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे ना तो मिक्स दिया हुआ है। हो गया। अरे हुआ। अब एक बार पढ़िए तो, पाचन मतलब भोजन का क्या होना, टूटना। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक से ही ना ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा देखो, छोटी आंत में एक होता है विलई, जिसको आप कहते हैं रसांकुर, बोलन रे। वो भोजन रस को क्या करता है, अवशोषित करता है और रक्त को दे देता है। हा, ये क्वेश्चन तो तेरा टीआरई में भी पूछा था। देखो प्रकाश संश्लेषण हम आज पढ़ा देते हैं, आज के बाद तोरा इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एकदम छोटा सा पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं। प्रकाश संश्लेषण आपको पूछा था ना 1% वाला, सब मास्टर सब 10% मरवा दिया था जब आंसर की नहीं आया था, तो अनाधुन मरवाया था। जबकि 10% लिंडमान का नियम है, 10% आप 12,000 लाइव है, क्वेश्चन आया लेकर चढ़ गया, हम अंधुन मरवा दिया 10%। अब बाद में सॉरी भी नहीं बोला जबकि वो गलत था। प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। एकदम सिंपल है, प्रकाश मतलब लाइट, संश्लेषण मतलब बनना। लाइट से जो चीजें बनती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो लाइट से हम लोग तो कुछ बनाते नहीं, हम लोग विटामिन डी खाली लेते हैं। लाइट से बनाने का काम पौधा करता है। कौन करता है, तो ये पौधा में होता है। और उत्पादक में होता है, केवल दिन में होता है, तना एंड पत्ती में होता है। बोलो। और रिएक्शन है CO2, जब H2O से अभिक्रिया करेगा प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यह बना देगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। इसका देखो पौधा के लिए मुख्य उत्पाद कहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज।
देखो इसको कहीं कहीं पर लिखता है ग्लूकोज, या इसके को कहते हैं शर्करा। ये पौधा आपको पूछता है कभी कभी मुख्य उत्पाद बताओ प्रकाश संश्लेषण का क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है। मुख्य उत्पाद पौधा के लिए कि मनुष्य के लिए? पौधा के लिए है ये और मनुष्य के लिए है ये। तो पौधा के लिए मुख्य उत्पाद आई बताओ, कार्बनिक है कि अकार्बनिक? कार्बन है ना हो, कार्बनिक। ई मनुष्य के लिए मुख्य उत्पाद आई कार्बनिक है क्या अकार्बनिक? हाँ, अकार्बनिक। आई जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं कितना परसेंट, कितना परसेंट? 1%। इतना का जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए। रुक, जरूरत है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, रुक जा लिख ले, इतना का जरूरत है। आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण में जरूरत है, एक ऑप्शन देगा CO2, फिर दे देगा प्रकाश, फिर दे देगा क्लोरोफिल, फिर दे देगा एक से अधिक, फलना चिलना। क्या मारोगे, क्या मारोगे? एक से अधिक। इस सब का जरूरत है प्रकाश संश्लेषण में। एक भी एब्सेंट रहेगा तो नहीं बनेगा। कितना परसेंट प्रकाश चाहिए? यही क्वेश्चन आपको पूछा है BPSC TRE 2 की 3 में, 2 या 3 में पूछा है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। क्लियर है? वो जो लिंडमान का नियम है उसका आंसर है 10%, जबकि इसमें भी 10% दिया था। निर्लज्जा सब आके बताइयो दिया 10%, जो कि गलत है। लीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बोले तो ऑब्जेक्टिव को भागने। NCERT SCERT जो दिल करता है बनाओ, नहीं बनेगा तो बताइए। हो गया? आज कितना तारीख है? 3, 3 की 4। कल क्या है ना? कल अब आंदोलन क्या चीज का होगा? डेट दे दिया था, अब आंदोलन क्यों होगा? फिर भी है क्या? अब आंदोलन का नया डेट होगा 9 तारीख। 5 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी है। चला हो जाएगा, 9 को आंदोलन होगा कि उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा, या ना तो उस दिन तो होने हैं। सरकार तो आसाम में है, तुम मांग तुझे क्या चाहिए। हो गया? अच्छा ईमानदारी से बताओ तो प्रकाश संश्लेषण इससे कभी पढ़ा था? एकदम ईमानदारी से। तो और फूसेंट में भी नहीं लिखल है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है। ये 1% वाला बात फूसेंट में है? नहीं है, पलट के देख लेना। नहीं है, मेरा तो फूसेंट देखा हुआ है। ई को ई मिलेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 1%, 10वां के एनसीईआरटी में। हाँ, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट। अरे हुआ नहीं हुआ? बना लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन को तोड़ो तो।
प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण पत्ती में कि तना में? ना ना ना, फिर वहीं तो गड़बड़ है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में और तने के हरे भाग में। नहीं समझा? तने के एक क्वेश्चन तो छूटिए गया। प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। लिख लो, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का कार्य क्लोरोफिल करता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? क्लोरोफिल। एस्टेट का भी बैच आएगा। हो गया? अरे हुआ? ये क्लियर है? अब ना छूटेगा। आओ है ने, आ हा। अभी ये तो बताए थे कितना मीटर है ये? टोटल 9 से 10 मीटर है ये है। अब बड़ी आंत ये कहां से वेरीफाइड है? एकदम ने काटना कोई। टोटल लंबाई कितना? 9 से 10 मीटर। जबकि ये जो लिखा है ना चला एनसीईआरटी में, इसको ऐसे नहीं लिखना था, गलत लिखा है। इसलिए लिखा है कि इसका एक रेंज हो सकता है। बताओ तो सबका छोटी आंत निकाल के नापेंगे उतने बड़ा होगा? लिख दिया। हम तो कह रहे हैं 6 से 8 मीटर हो। 6 से 8 मीटर वो सही है, लेकिन समस्या ये है कि बच्चा मेरे पास कंप्लेन लेके आता है कि सर एनसीईआरटी में 7.5 मीटर। एक बात बताइए, चला शाकाहारी की छोटी आंत तो लंबी होती है, वहां सीधे दे दिया छोटी आंत 7.5 मीटर। छोटी आंत तो गलत ना है। छोटी आंत 6 से 8 मीटर सही है। अब बताइए, आपका छोटी आंत मेरा छोटी आंत सबका बराबर होगा? तो डिपेंड करेगा ना पोषण के हिसाब से, किसका बड़ा हुआ किसका छोटा हुआ। लेकिन एनसीईआरटी में डेटा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। देखो कहेगा प्रकाश, एक मिनट, इधर इधर इधर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होता है ऑक्सीजन, अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जरूरत होता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बढ़े? अरे बढ़े। एटीपी, एटीपी देखो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो? अच्छा, कोशिका जानते हो? बोलो। बढ़िया से पढ़िएगा न, चला जितना क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा टोटल बना के तू उठ जाएगा 99%। कंडीशन सप्लाई। क्वेश्चंस को कम सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को ज्यादा सीखना है। तू उल्टा मारता है फायरिंग, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आसान है। टक 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 टक। उससे कभी ई जन्म छोड़ दो, एक आध जन्म और लोगे तब भी रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट लेना है तो थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर देता है आपको, ऊर्जा देता है आपको। ये निर्माण करता है किसका? किसका निर्माण करता है? एटीपी का। किसका? एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। अभी दोनों का नाम अलग अलग है। इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत गृह। अरे आप लोग के घर के अगल बगल में नहीं रहता है, कहते हैं विद्युत गृह है, पावर ग्रिड है। और इसको कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है ऊर्जा मुद्रा। ई तो हो गया क्या? ऊर्जा। यही ऊर्जा हमारे शरीर में आता है। एक बात बताओ, ऐसा है कि हम खाए, खाने के बाद हमको ऊर्जा मिल गया डायरेक्ट? नहीं।
खाना मुंह में लेते हैं, मुंह में उसका पाचन करते हैं, चबाते हैं। पाचन करना मतलब तोड़ना। फिर ओसोफेगस या इसोफेगस से होते हुए जाता है अमाशय में, अमाशय में जाता है, उसके बाद कहां जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में विलाई के द्वारा भोजन रस का अवशोषण होता है, वो भोजन रस मिल जाता है रक्त में, वो रक्त से चला जाता है कोशिकाओं में, और कोशिका में किसके पास आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका में आता है। कोशिका में कोई है जो ले जाता है गोल्जी काय? कौन? कोई है जो प्रोटीन का निर्माण भी करता है रक्त से, रक्त से लेकर फिर उसका निर्माण करता है राइबोसोम। कोई आत्महत्या की थैली है जो नष्ट भी करता है, लाइसोसोम। फिर यहां आ जाओगे, केंद्रक, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में आपको आपके ऑर्गन को मिलता है, तब आप ऊर्जा फील करते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। तो ये जो हम खाए खाए तो ये गया इसोफेगस होते हुए अमाशय, अमाशय से यहाँ छोटी आंत, छोटी आंत से रक्त में, और रक्त से आया कोशिका में। कोशिकाओं का समूह हमारा ऑर्गन है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से प्रोटीन से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है, और हमारा शरीर कोशिकाओं का समूह है। इन कोशिकाओं को जब ऊर्जा मिल जाता है तब हम लोग ऊर्जा फील करते हैं। यही ना मामला है। तो आपको कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। और एटीपी से ही हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा। लिख लो। अब चलें उस लाइन पे। हमको चला पूरा दिन में सबसे ज्यादा मजा यही बैच पढ़ाने में आता है। बाकी तो लगता है रटल रटाइल पढ़ा रहे हैं, डेली वही काम है। हो गया? अरे हुआ। आप पढ़िए तो। एटीपी, एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? कोशिका कार्यों के लिए। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। हो गया? श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन का वितरण किस क्रिया के तहत होता है? श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन का वितरण, ऑक्सीजन का वितरण होगा तो गैसों का परिवहन होगा। बोलो रे। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? गैस। रक्त के साथ होगा तो रक्त परिवहन। अरे बोलो। कौन सा ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है? ये गैस ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए जरूरी है, बिना इसके आग नहीं लगेगा। धमनी कहां से रक्त को शरीर में भेजता है? कहां से? हृदय से। कौन ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटा में कभी आराम नहीं करता? कौन? हृदय। बता, वाष्पोत्सर्जन के वो कारण वायु में कौन सा तत्व बढ़ेगा? जलवाष्प। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प मतलब, अरे वाष्प मतलब नमी या प्लस वायु। एक मिनट रुक, रुक। अभी जो आते आते हम एक बात बताए थे, क्या बोले थे? संघनन वाष्प को द्रव में बदलता है, क्योंकि वाष्प में क्या होता है? नमी। वो द्रव में बदलता है। बताओ, वायु कभी द्रव में बदलेगा? यहाँ वायु है, तुम द्रव में बदल के दिखा दो तो। लेकिन खाना बनाते हो वाष्प निकलता है, वाष्प में क्या रहता है? वायु प्लस नमी। उसको ठंडा करके जल में बदल लेते हैं। वही क्रिया क्या है? संघनन है। लिख लो।
तो वाष्पोत्सर्जन होगा। एक चीज और ध्यान रखना, पानी का वाष्पीकरण होता है और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। याद रखना, पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण, और पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पढ़े? मूत्राशय गलत लिखा हुआ है, बताते हैं देखो। यह है आपका किडनी। कै गो किडनी? पक्का? ये है आपका मूत्रवाहिनी, आई है मूत्राशय, आई है मूत्रमार्ग, जिसको आप पेनिस कहते हैं। यह है किडनी। किडनी कितना? यह मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कै गो? आई है। मूत्राशय कै गो? एक। आई क्या है? ये भी कितना? एक। रुक, ये जो मूत्रमार्ग यानी पेनिस है आपका, इससे स्पर्म और मूत्र दोनों निकलता है। बोलन रे, ध्यान से देखना। किडनी का काम और फेफड़ा का काम है रक्त का शुद्धिकरण। किडनी में जालीनुमा संरचना होता है, जिसकी सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यह छान कर रक्त को शुद्ध करता है। अब फेफड़ा में एल्वियोली होता है, जो ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करता है। यह छान कर रक्त को शुद्ध करता है, वो ऑक्सीजन मिला के। अब इसी का अगर ये छान के शुद्ध नहीं कर पाता तो अशुद्ध रक्त आने लगता है। बोलबे नहीं करेगा। तो जब अशुद्ध रक्त आने लगता है तो हम कृत्रिम विधि से इसको छानते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं। बोलो रे, तो अपोहन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? तो किडनी से मूत्र छन कर आता है कहां? मूत्रवाहिनी। मारेंगे चोटा कहां? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी से कहां आता? मूत्राशय में। मूत्राशय से आपको कहेगा मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक कौन लाता है? मूत्रवाहिनी। अब मूत्राशय से बाहर कौन निकालता है? मूत्रमार्ग। छानता कौन है? कौन? एक बार इसको पढ़ो तो। मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र का संवहन करना कि मूत्र को स्टोर करना? हाँ, मूत्रवाहिनी का काम है मूत्र का संवहन करना। संवहन मतलब ट्रांसमिशन। बोले वह नहीं करेगा। देन व्हाट इज द आंसर? मूत्राशय का कार्य है मूत्र का संग्रह। हो गया? हुआ? इसको लिख लो। कभी कभी ऑर्डर भी पूछता है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। कभी कभी क्या पूछता है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। समझ में आया? नहीं आया? बढ़े? अरे बढ़े। मूत्राशय का कार्य क्या है? अवशिष्ट मतलब हो गया जो हमको नहीं चाहिए। पदार्थों के निष्कासन पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? क्या रखने के लिए? स्वस्थ रखने के लिए। और ये कब होगा? वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? वाष्पोत्सर्जन की वाष्पीकरण।
हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है? एनीमिया। आयरन की कमी से न होता है? बोलो न रे। हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो आयरन की कमी हुई कि नहीं हुई? आयोडीन से संबंध किस रोग का है? घेगार रोग का। बताओ, मनुष्य में चूसक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से। वही रुक 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 रुक, ये चूसक जो है ये छोटी आंत का कौन करता है? बिल्ली या विलाय? आप बताओ, छोटी आंत में जो उंगलीनुमा संरचना होता है विलाय का, वही चूसन करता है भोजन रस का, तो उसी से ना हमको पोषण मिलता है। बोले वह नहीं करेगा। ये अगर आपका छोटी आंत का अंदर वाला हिस्सा है ना, तो ऐसा उंगलीनुमा संरचना होता है। ये विलाई है। ये संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण। अवशोषण करके रक्त में दे देता है। तो आपको कहेगा चूसक कौन करता है? छोटी आंत का विलय। इससे हमें क्या मिलता है? पोषण। समझ में आ रहा है? बढ़े। अतिरिक्त जल किस अंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है? मूत्र और पसीना। बताओ कौन सा अंग है? एनसीईआरटी, कौन सा अंग है जहां पसीना नहीं आता? होंठ। होंठ पर कभी पसीना नहीं आता। स्वेद ग्रंथि। रुको, पसीना किस ग्रंथि के कारण आता है? स्वेद ग्रंथि। कौन सा अंग है जहां पसीना नहीं आता? या इसको कह सकते हैं स्वेद ग्रंथि नहीं होता। होंठ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हो गया? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जहां पसीना नहीं आता, अर्थात श्वेत ग्रंथि नहीं होता है? कौन? होंठ। कौन? होंठ। कहां पसीना नहीं आता? होंठ में। अब पसीना कौन ग्रंथि के कारण आता है? श्वेत ग्रंथि का। अच्छा, एक चीज आप गौर कीजिएगा, जिस आदमी को पसीना आता, पसीना नमकीन होता है कि मीठा? अगर आपको पसीना आ रहा है ज्यादा, जैसे किसानों को पसीना ज्यादा आता है, तो हम लोग कहते हैं ना हार्ट अटैक से फलना मर गया, तो ये हार्ट अटैक अधिकतर शहरों में होता है। या जो एकदम रेस्ट में है, जमींदार है, नौकरी है, सरकारी गांव घर में एकदम रेस्ट में है, दौड़ता धूपता नहीं है, पसीना नहीं निकलता है, उसको हार्ट अटैक आता है। काहे जानते हैं? क्योंकि उसको पसीना नहीं आता है। शहर के लोगों एसी में रहते हैं, तो पसीना नहीं आएगा तो रक्त में नमक की मात्रा बढ़ेगी, तो रक्त सांद्र हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब मोटा हो जाएगा। बताओ, मोटा रक्त को हृदय पंप, हृदय क्या करता है? पंप है, ये मोटर पंप है, वो पंप करता है। अब उसको पानी दे रहे थे, अब मोटा पानी देंगे तो वो टान पाएगा? टान लेगा? टान लेगा? हृदय का काम क्या है? मोटर है, वो रक्त को पंप करता है। अब उसको पहले दे रहे थे पतला रक्त, तो पंप कर दे रहा था, अब उसको दे रहे मोटा रक्त। तब मोटा रक्त दीजिएगा तो पंप कर पाएगा? फेल कर जाएगा। कभी कभी मोटर नहीं होता, लिद्दी आने लगता है मोटर में, तो छोड़ देता है, वही छोड़ देता है, आदमी छूट जाता है ना? तो इसलिए देखिएगा शहर का आदमी को वो खूब दौड़ता है, एकदम शहर में देखिएगा, अभी चल जाइए गंगा किनारे, एकदम दौड़ेगा, पसीना निकालेगा, देखो पसीना निकल रहा है, अब हम ठीक हो जाएंगे। अब पसीना निकलता है तो खाली नमक ही नहीं, चीनी की मात्रा भी निकलती है। तो चीनी मतलब रक्त उसका पतला हो जाता है। तब पतला हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? पतला हो जाएगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, किडनी आसानी से छान लेगा, किडनी भी छन्नी है।
छन्नी में आप मोटा रख दीजिए, पतला रख दे दीजिए, किसको उछानेगा? तो भैया उछान लेता है। तो छान लेगा तो आसानी से कौन किसको छानेगा? पतला को मोटा, पतला। तो इसीलिए कहते हैं शुगर हो गया फलना को, शुगर हो गया तो ना हार्ट होकर सही से काम करेगा और ना किडनी होकर सही से काम करेगा। यही दोनों तो मेन है। वो गया मतलब आप गए। तो कहते हैं इसीलिए पसीना कौन ग्रंथि से आता है? श्वेत ग्रंथि से। अगर आपको पसीना आ रहा है मतलब वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? कभी आप नहीं देखे होंगे कोई मजदूर हार्ट अटैक से मर गया। मरता कौन है? एसी कमरों में जो सो रहा होता है, और या जो वर्कआउट एकदम नहीं करता, जिसके शरीर से कोई पसीना नहीं, खाली मुतते रहता है। खाली मुतते रहेगा तो उससे उतना पानी नहीं निकलता है। अगर आपको अपशिष्ट निकालना है तो अपशिष्ट निकालने के लिए मूत्र में कौन होता है? यूरिया। कौन होता है? एमिनो अम्ल। सुने हो? तो मूत्र में, मछली में गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण। किसके कारण? इसमें भी गंध अमोनिया के कारण होता है। वो जो तीक्ष्ण गंध आप लेते हैं। आप फास्फोरस में गंध होता है लहसुन के जैसा। कौन फास्फोरस में? श्वेत फास्फोरस में, जो कहां पाया जाता है? हड्डी में। कहां? हड्डी में पाया जाता है। आहा। मूत्र मार्ग किसका हिस्सा है? एब्जॉर्प्शन की उत्सर्जन? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। पौधों में श्वसन कब होता है? देखो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल किसमें? दिन में। श्वसन रात में पौधों के सामने नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। रक्त का लाल रंग तो सब मार देगा, किसके कारण? हीमोग्लोबिन का। किसके कारण? वातावरण में CO2 की प्रमुख भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण में बताओ, अभिकारक है कि उत्पाद है? अच्छा, CO2 क्या है? अभिकारक की उत्पाद? अभिकारक ना, बोलवे नहीं करेगा। CO2 क्या है? अभिकारक। CO2 क्या है? अभिकारक। उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ATP का पूर्ण रूप क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी में एक होता है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब बताओ इसी को ना ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। किसको ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ATP को कि ADP को? किसको कहते हैं? ATP को। पढ़े? बढ़े हो? वसा का परिवहन शरीर में किस प्रकार किया जाता है? लसिका प्रणाली के माध्यम से। और सबसे, लसिका एक चिपचिपा द्रव है, वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज सबसे अधिक ऊर्जा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा देता है कौन? वसा। द्रव पदार्थ क्या कार्य करता है? ऊर्जा और पोषण का। अच्छा एक बात बताओ, हमको जो ऊर्जा मिलता है या पोषण मिलता है वो ठोस रूप में कि द्रव रूप में? अरे छोटा, ठोस रूप में हमको कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है, रक्त में द्रव रूप में मिलता है। तो द्रव के रूप में हमें ऊर्जा भी मिलता है और क्या मिलता है? पोषण भी मिलता है। ऊर्जा मिलता है जिससे हम काम करते हैं, पोषण मिलता है जिससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। बोलिए किस रूप में होता है वो? द्रव रूप में। जो कहां से मिलता है? भोजन से। मेनली कहां पर मिलता है? छोटी आंत में। किसके द्वारा मिलता है? विलाई के द्वारा। बोलो। आंत में पैदा होने वाले प्रवाही पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम। अभी बताए थे ना, छोटी आंत में कौन? इरेप्सिन। बोलेंगे सुक्रेज, माल्टेज। कहां पर? छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता। लिख लो, बड़ी आंत में एंजाइम का स्राव नहीं होता।
और न ही वहां पाचन होता है। बड़ी आंत में एंजाइम का स्राव नहीं होता है, और ना ही पाचन होता है। लगता है सर गुस्सा में, हम काहे गुस्सा में रहेंगे भाई? गुस्सा में लग रहे हैं क्या हम तुम लोग? चुटक कुछ लिख देता है। लिखे? क्या लिखे? आज बताओ किसको पचाने की जरूरत नहीं है? जल और खनिज लवण को डायरेक्ट अवशोषण होता, ऑलरेडी टूटा हुआ रहता। लिखिएगा, जल और खनिज लवण को पचाने की आवश्यकता नहीं है। एंजाइम को चला शरीर का उत्प्रेरक भी कहते हैं। जल एवं खनिज लवण को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखे? लिख लो, एंजाइम को शरीर, जैसे याद करो क्लोरोफिल को उत्प्रेरक कहते थे, वैसे एंजाइम को शरीर का क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। पढ़े? पौधों में कौन सी प्रणाली जल परिवहन करती है? जाइलम। जाइलम जल और खनिज लवण दोनों का परिवहन करता है। यहां पर लिख लो, जल भी, पीछे पढ़ाए थे ना हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे होंगे, हम इसको बड़ा प्यार से पढ़ाए थे। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। पढ़ें? पत्तियों का रंग क्यों बदलता है? हरित लवक के कारण वो हरा होता है, इसकी कमी हो जाएगी तो रंग पीला हो जाएगा, अन्य रंग का हो जाएगा। हो गया? लवक कितने प्रकार के? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। याद है? लवक कितने प्रकार के? लवक 3 प्रकार के। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। लवक कितने प्रकार के? 3। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। बताओ तो प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है? कौन? क्लोरोप्लास्ट। अब प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को कौन ग्रहण करता है, संग्रह करता है? बोलो ने। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है? लवक के तीनों प्रकार है, एगो वर्णी लवक, अवर्णी लवक, पढ़े हो? हरित लवक। खान पान के अन्य आवश्यक लाभकारी तत्व कौन है? विटामिन। अन्य क्या? देखो खान पान में क्या क्या मिलता है आपको। खान पान पहले देख लो बढ़िया से। एक मिलता है विटामिन। क्या मिलता है दोस्त मेरे? एक मिलता है विटामिन। विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता देता है। एक मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? उत्तक का निर्माण। और एक मिलता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा देता है। इस बार चला एकदम ले लेना है, हर हाल में जितना पढ़ना पड़ता है पढ़ो, झोंक दो अपने आप को। अब विटामिन में भी कौन सा विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता था? सी। हो गया? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहां से मिलती है? विटामिन से। प्रोटीन किसका निर्माण करता है? उत्तक का। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा। अरे बढ़े।
अरे बढ़े। बताओ कुपिका एल्वियोली विस्फितिक किस प्रकार होती है? देखो कुछ से कुछ लिख दिया। लिखो फेफड़े में कुपिका एल्वियोली होता है जो गैसों का आदान प्रदान करता, अर्थात रक्त में या रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेता, ऑक्सीजन देता और रक्त को शुद्ध करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्त मेरे ये लाइन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसको लगे कि नहीं सर ऐसे ही लिख देते हैं तो जाके खोल के देखना, मिल जाएगा। अगर सही में तुम पाठक होगा किताबों का तो मिल जाएगा। हो गया? अरे हुआ? पढ़े? अब बताओ, ई लाइन को काट दो, इसके इसी की लाइन पर उसको लिखना है। हृदय कोशिका किस संरचना से जुड़ी होती है? उत्तेजना और पल्स हृदय से न जुड़ल होता है। अरे हार्ट में ही ना उत्तेजना होता है। कौन ग्लैंड के कारण उत्तेजना होता है? एड्रिनल ग्लैंड के कारण। और हृदय में उत्तेजना किसके कारण? एड्रिनलिन हार्मोन के कारण। बताओ पत्तियों के अधिकांश भाग में कौन सी गतिविधि होती है? वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। चैप्टर हो गया आपका समाप्त। समझ में आया कि नहीं? बोलन रे। अब चला 5 तारीख से जिस बच्चे को हमसे जुड़कर सेवा लेनी हो, आप YouTube पर भी हमारी कक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। आप को हम 6 to 10 बोले थे, एससीईआरटी हम और हमारी टीम पूरा पढ़ाएंगे, तो हमने एक भी किताब छोड़ा नहीं है। मेरे से जो 9-10 छूट गया था, हम अपना वादा नहीं तोड़ते हैं। हम कंप्लीट 10th के आधे हिस्से तक पहुंच गए हैं, आधा हिस्सा और 4-5 दिन में हम आपका कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा लंबा लंबा क्लास लेके 6-7 दिन हार्डली रखिए, हम नेक्स्ट वीक जाते जाते आपका कंप्लीट कर देंगे। अच्छे से पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हमारी पूरी टीम ने 6 to 10 यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया है, और रात में भी जो हम क्लास आपको बोले थे अपने नियमित समय पर सुचारू रूप से संडे टू संडे चल रहा है। 2 दिन डिस्टर्ब हुआ आंदोलन के कारण, 2-3 दिन, बाकी क्लास अपने नियमित समय पर, और उम्मीद करते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तब तो बच्चे 50-50 हजार बच्चे, 1-1 लाख बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अभी जितना भी यूट्यूब चैनल चल रहा है सबसे ज्यादा लाइव रात में उसी चैनल पे रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको उससे फायदा हो रहा होगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोड था, पूरा संस्थान भरा हुआ था, कंटेंट सही तरीके से उस टाइम किसी ने नहीं बनाया, सबने बैच दिया, लेकिन हमने कोई बैच नहीं दिया क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कंटेंट आ जाएगा तभी हम बैच दें। पैसा ले लें या बच्चों से गाली सुने, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो 1, 2 में तो हम कोई बैच ही नहीं दिए, लेकिन उसके बाद हम कंटेंट बनाना शुरू किए टीआरई 4 के लिए स्पेशल, कि अब जो टीआरई, चूंकि ये रेगुलर वैकेंसी है,
और संस्थान तो पैसे से चलता है, और पैसा तब आएगा जब हम बच्चों के हित में कोई कंटेंट दे पाएंगे, तभी ना बच्चा हमसे जुड़ेगा, नहीं तो बच्चा हमसे नहीं जुड़ेगा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक टीम हायर किया और कंप्लीट उस टीम को सिर्फ कंटेंट पे लगाया कि अब जब भी टीआरई 4 का डेट अनाउंस होगा, वैकेंसी आएगी, तो हम लोग इसको लेकर के पुरजोर तरीके से आएंगे ताकि हमारे सामने में अन्य लोगों का कंटेंट फीका पड़ जाए। ठीक है, इसी दिशा में हमने काम करना शुरू किया था। और आज वैकेंसी जब आ गई है तो हम आपको पहले भी बोले थे, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, हम आपके लिए क्या क्या ला रहे हैं, अपने जरूरत के हिसाब से आप उसको लेकर के और पढ़ेंगे। मेरा जितना भी कोर्स होगा वो 500 के आसपास का होगा, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी निग्लिजिबल फीस में हम आपको पढ़ा देंगे, ताकि आप तक हमारी सेवाएं जाए और टीआरई 4 के बाद फिर अगर वैकेंसी आती है तो उसमें हम भी, हमारे ऊपर बच्चों का विश्वास और ज्यादा बढ़े। ठीक है, अब टीआरई 1, 2 में सिर्फ हम अकेले साइंस पढ़ाते थे। अगर किसी को कोई देखा होगा तो 5-5 हजार बच्चा साइंस पढ़ता था। 1, 2 में 5-5 हजार बच्चा लाइव आके सिर्फ साइंस पढ़ा है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट का कंटेंट प्रॉपर वे में नहीं होने के कारण हम उधर बैच नहीं देते थे। लेकिन अभी जो हम आपके लिए कंटेंट एकदम प्रॉपर बनाए हैं, जिससे आप बहुत हेडेक ना लेकर के आप प्रॉपर वे में चीजों को पढ़ सकें, वो कंटेंट क्या है हम आपको बता देते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं हो उसको किसी चीज में नहीं जुड़ना है, जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो उस चीज में जुड़ पाएगा। हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो एनसीईआरटी एक कंप्लीट बुक ला रहे हैं, लाइन बाय लाइन, कंप्लीट बुक पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। उसमें आपको हम उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो दिया हुआ है भारत सरकार का वो भी करवाएंगे। और इसका लाइन बाय लाइन तो करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाएंगे। पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ाएंगे, फिर लाइन बाय लाइन किताब पढ़ाएंगे, फिर आपका अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, फिर एग्जाम्पलर का प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, और इसके बाद पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। अब किसी का ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है तो वो अपने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स को छांट के पढ़ लेगा तो वो अपने आप को स्ट्रांग फील करेगा। किसी का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है तो वो उसको छांट के पढ़ लेगा। किसी का जिसका जो ऑप्शनल पेपर है वो इसमें से छांट के आप पढ़ सकते हैं। ये एक साथ हम आपको ये पूरा वीडियो दे देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसको आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना स्पीड, इवन 4 गुना स्पीड पर पढ़ पाइएगा। अगर पूरा एनसीईआरटी को किसी को खत्म करना है तो अगर 40-50 मिनट का वीडियो है तो वो 15 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट करेगा। और एक किताब क्लास 6 अगर उसको पढ़ना है तो 5 से 6 घंटा 7 घंटा काफी होगा डेली, अगर वो अपने रूटीन में लाता है तो। 4 को क्लास मेनली आपको पढ़ना है और इसमें 11th 12th भी धीरे धीरे आ जाएगा। एग्जाम से पहले 1.5 महीना पहले, 3 महीना का आपका ड्यूरेशन है, 1.5 महीना पहले इसमें 11th भी आ जाएगा। अगर लगे किसी का ऑप्शनल पेपर मान लो ज्योग्राफी है, उसको लगता है कि हमको 11th का भी ज्योग्राफी पढ़ना है एनसीईआरटी, तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप वो भी पढ़ पाइएगा। साइंस भी आपको 11th का भी साइंस मिल जाएगा। 12th के बारे में हम आपको बाद में सूचना दे देंगे, लेकिन 11th तक की तो है आपका 6 to 10 नहीं, लेकिन हम आपको 11th 12th भी उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन उसमें अभी 6 to 10 तुरंत में उपलब्ध करवाएंगे। 8 तो तुरंत हो जाएगा, साइंस में 10th बचा हुआ है तो 1 सप्ताह और लगेगा। फिर 11th 12th आपको उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 1 महीना में हम आपको 11th 12th भी अवेलेबल करवा ही देंगे। जिसको जो पढ़ना होगा अपने हिसाब से 4 गुना, और कंप्लीट इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, इसका नोट्स, इसका भी नोट्स, इसका भी नोट्स मिलेगा। एक साथ आप चैप्टर खोलिएगा तो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी और अभ्यास प्रश्न मिल जाएगा, एग्जाम्पलर मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद जिसको एनसीईआरटी प्योर पढ़ना है वो एनसीईआरटी पढ़ेगा। इसके बाद अब बच्चों को समस्या क्या था, बच्चे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अथाह समंदर में गोता लगा रहे हैं। कितना बनाए क्वेश्चन, कोई लिमिट नहीं है। किसी ने 80 सेट मार लिया, किसी ने 40 सेट मार लिया, किसी ने 150 सेट मार लिए। टीचर भी आके कहते हैं कि 3 महीना आप लगातार सेट मार लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेरा लेकिन यह मानना नहीं है। मेरा मानना है कि 3 महीना हम सेट मारे और जो क्वेश्चन बार बार देखना था उसको देख नहीं पाए, और जो क्वेश्चन छूट गया वो छूट ही गया, तो रिजल्ट कैसे होगा? टेस्ट से रिजल्ट नहीं होता है, टेस्ट से सेल्फ एनालिसिस होता है। ये मेरा मानना है। रिजल्ट के लिए सटीक और सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं,
और जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसको बार बार पढ़ना होता है, जिस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है उसको और पढ़ना होता है, और जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं उसको छोड़ देना होता है और बाकी क्वेश्चंस को रिवीजन करना होता है, और तब टेस्ट मार के खुद का एनालाइजेशन करना होता है, और तब जाके बच्चों का रिजल्ट होता है। ये मेरा मानना है। ठीक है, इसी दिशा में हमने एक कदम उठाया और हमने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज मात्र 300 अप्रॉक्स, किसी में 240 भी है, किसी में 320 भी है, 300 अप्रॉक्स क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हमने कलेक्ट किया, हर टाइप का। किसी भी बुक में 300 से ज्यादा टाइप नहीं है, और सारा बुक दे दिया हमने अपने कंटेंट राइटर को, और हमने कहा कि ये एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तो यहां होना ही चाहिए। इसके अलावा जितना भी बुक उपलब्ध है, इस सारे बुक में इस टाइप का जहां जहां क्वेश्चन है उसको यहां वन लाइनर बना के डाल दो। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, टीचर कोई क्वेश्चन बोर्ड पे चढ़ के पढ़ाते हैं, उसको समय नहीं है कि वो पढ़ के आएंगे, और पढ़ के नहीं आएंगे, जो उसकी जानकारी में है वही पढ़ाते हैं। अभी नहीं, वो ये किताब ये किताब ये किताब तीनों पढ़वे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। 12 घंटा उनका क्लास चलता है, वो प्रोफेशनल है, उनको पैसा चाहिए तो क्लास ज्यादा लेंगे, डायरेक्टर ज्यादा पैसा देगा, लेकिन पढ़ने का पैसा नहीं देगा। कोई आए हमको बोले कि हम 5 घंटा आज घर से पढ़ के आए, हमको 1000 दीजिए, देंगे उसको हम पैसा? नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, तीनों किताब पढ़वा दिया कंटेंट राइटर रख के, टीचर रख के, और हमने कहा आप सारा पॉइंट यहां ऐड कीजिए, जो रिपीट है उसको हटाइए, जो नॉन रिपीटेड है उसको ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद अब हमको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जब ये लाइनर वन लाइनर पढ़ा देंगे, उसका ये तीनों किताब खत्म हो जाएगा। मेरा बात समझे? ना ये काम स्टूडेंट कर सकता है, और ना ये काम पढ़ाने वाला टीचर कर सकता है। इसको एक टीम बनाकर ही किया जा सकता था। तो हमने इसको किया, हमने इसको सबके लिए किया है, रेलवे के लिए भी किया है, बीपीएससी के लिए भी किया है, बिहार पुलिस के लिए, सब पर हमारा इस तरह का काम चल रहा है। ये बुकलेट बहुत ज्यादा हीटेड इसलिए होगा कि इसको पढ़ने के बाद बच्चा कोई भी किताब जाके पढ़ेगा, उसका बुक सॉल्व हो जाएगा, किसी भी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन पढ़ेगा सॉल्व हो जाएगा। इसमें लेकिन हमें एक स्टेप और बढ़े हैं, एक स्टेप और क्या बढ़े हैं, 300 क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट में देवे करेंगे। जो बच्चा बहुत तेज है, जिसको लगता है कि नहीं मेरा ये 300 तो हो गया, हम और पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए हर सब्जेक्ट में 200 प्लस ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम भी हम ऐड कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं टफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अलग रहेगा, जब भी बच्चा को रिवीजन करना होगा सिर्फ इसका रिवीजन करेगा। इसका भी स्पेशल नोट्स देंगे, इसका भी स्पेशल नोट देंगे, लेकिन इसका रिकॉर्डेड रहेगा और ये लाइव रहेगा, क्योंकि एक तरफ से इसको लाइव पढ़ाते जाएंगे और एक तरफ से ये वीडियोस आपके आते रहेंगे। जो इंटरेस्टेड है कि नहीं हमको और पढ़ना है, हमारे पास समय, हम और पढ़ना चाहते, और ये भी ऑर्डर में रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, लेवल वाइज रहेगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये एक टाइप का हो गया, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा उसके भी 300 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी 300, केमिस्ट्री के 240 क्वेश्चन या 260, बायो के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के, हर पेपर के आपको क्वेश्चन इसी हिसाब से मिलेगा, चाहे वो बिहार स्पेशल क्यों ना हो, चाहे वो करंट अफेयर्स क्यों ना हो। क्लियर? तो ये एक टाइप का बैच आपको मिलेगा। और तीसरा टाइप जो है, जो बच्चा एकदम शुरू से पढ़ना चाहता है, जिसको लगता है कि नहीं हमको एकदम इनिशियली पढ़ना है, उसके लिए कंप्लीट आप रिवीजन बैच कह लीजिए या स्टडी बैच कह लीजिए, ये कंप्लीट बैच भी आपको उपलब्ध मिलेगा, जिसमें ऑल पेपर अभी से एग्जाम तक 5 घंटा डेली पढ़ाया जाएगा। इसके अलावे जो बच्चा चाहता है कि नहीं हमारा सब कुछ किया हुआ है, हमको सिर्फ टेस्ट चाहिए, उसके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट भी उपलब्ध होगा। लेकिन यह टेस्ट पहले 20 था, चूंकि अब संख्या बढ़ गई है, समय आ गया है, हम सोचे कि अगर 1 महीना में अगर एग्जाम होगा तो 20 देते, अब इसकी संख्या हम बढ़ा के कर दिए हैं 40। लेकिन इस 40 टेस्ट के बाद आपका कुछ भी बचेगा नहीं, और ये आप कंप्लीट सिलेबस क्या, अगर 2 एनवायरमेंट पूछा है तो 2 एनवायरमेंट रहेगा, अगर 16 को मैथ पूछा है, एगो में 18 को में 20 में, तो तीनों का औसत मिला के जो बचेगा वो उतना मैथ रहेगा, और एक बैलेंस सेट आपको मिलेगा, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 4 चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो एनसीईआरटी कंप्लीट, एक 300 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, और एक रिवीजन प्लस स्टडी, जिसको प्रॉपर वे में शुरू से लास्ट तक पढ़ना है उसके लिए, और दूसरा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट।
कितने टेस्ट? 40। 40 के बाद कोई टेस्ट, ये 40 टेस्ट डेली प्रैक्टिस के लिए जो बच्चा करना चाहता है उसके लिए। अब आप कहिएगा सर इसकी फीस क्या रहेगी? अब फीस तुम ही लोग बता दो कमेंट्स करके किसका क्या फीस रखना है। इसमें 2 सेक्शन है, एगो साइंस है। अब चला कुछ भी ऐसा नहीं बोल देना कि हमरो गुस्सा आ जाए, ठीक ना, इसलिए आप बताते हैं क्यों। इसमें कम से कम चला तुम समझ लो कि हमको लगता है 7 से 8 लाख तम खर्चा कर चुके हैं मास्टर को देख और कंटेंट बनवा के। तो हम जितना मिनिमम, जितना में तोरा कोई नहीं पढ़ाता होगा उससे कम में हम पढ़ा देंगे। मार्केट में जितना बैच चलता होगा सबके, तू तो केकरो ने केकरो लिया होगा ना, उससे कम में हम कोशिश करेंगे। और हम कैसे पढ़ाते हैं वो तो तोरा दिखवे करता है, तो उस हिसाब से हम आपको पढ़ा देंगे। अब इसका फी हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, जिसको मन करे आना, जिसको नहीं मन करे नहीं आना। सीधा बात सुनाई दिया? नहीं दिया? लगता है हम तेल लगाने वाले आदमी है रे। कंटेंट बनाते हैं, तोरा तेल हमरा लगाना है, हमने लगाते हैं तेल। तो इतना कमाए तोरे तेल लगाने के लिए? तोरा दिल करे ता आना, ना तो पतली गली पकड़ के निकल लेना। पगला कहीं का केने है तू? मतलब तोरा लग रहा है हम तेल मार रहे हैं तोरा? तो हर जरूरत है कंटेंट, हमार जरूरत, हमारा पैसा मोर देन सफिशियंट है, 2-3 पुस्त चलेगा हमार। हमरा ने सुना सर कितना लीजिएगा? पगला, तो हर मजबूरी हम है, हमार मजबूरी तू कभी नहीं था। डंके की चोट पे सुनाई दिया? कंटेंट बनाते हैं और उसका पैसा लेते हैं, सीधा बात। जिसको दिल करे हम इसका अलग अलग बैच उपलब्ध करवाएंगे, आर्ट्स का साइंस का अलग अलग और एक साथ भी। यहां पर सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध नहीं होगा, आर्ट्स और साइंस अलग अलग उपलब्ध होगा। और यहां पर तो कंप्लीट ये बैच उपलब्ध होगा और ये कंप्लीट टेस्ट उपलब्ध होगा। दोनों बैच ऑफलाइन ऑनलाइन, सारा बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में होगा, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, ठीक है। अब रही बात फीस की, तो फीस क्या होगा ये अभी हम सोचे नहीं है, फिर भी तुम लोग कमेंट्स कर दो, हम देख लेते हैं। हम पैसा लेकिन लेंगे तब पढ़ाएंगे, सीधा बात। तुम ही खुद सोच के देखो, तोरा घर में बाप माई है, अब मास्टरों घर में बाल बच्चा है, और हम तोरा से ऐसा थोड़े कि 10,000 फीस बोल रहे हैं। हम बोले मेरा फी ऑनलाइन का 500 से कम होगा। अगर आप ये पूरा बैच लीजिएगा, जितना बैच आपको दिख रहा है, ये ऑल बैच का बात कर रहे हैं, बता देंगे फीस कितना होगा। अच्छा चलो हमको पहले ये बताओ, बैच सही है या गड़बड़ लग रहा है? सही है ना? हमको सबसे स्ट्रांग बैच जो लगता है वो ये दोनों लगता है। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। चलो ऑफलाइन का फी तुम ही लोग कमेंट्स कर दो, कौन सा बैच करना है ये बता, सब हम देंगे। ये नहीं मिलेगा, ये रिकॉर्डेड रहेगा। सुन तो लो, ये बैच रिकॉर्डेड रहेगा, ये बैच लाइव नहीं रहेगा। सिर्फ ये बैच लाइव रहेगा और ये बैच लाइव रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। जिसको भी करना होगा वो कर लेगा। ये सबसे मजेदार तुमको यही लग रहा होगा, है ना? वेरी गुड। इसका ऑनलाइन फीस और ऑफलाइन फीस दोनों का अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं आज। तुम लोग ऑफलाइन का ई क्लास चला 5 घंटा डेली चलेगा, 5 आवर्स अ डे। और जो बच्चा ऑफलाइन में एडमिशन लेगा उसको ऑनलाइन फ्री पास मिलेगा। जो बच्चा ऑफलाइन में आएगा उसको ऑनलाइन फ्री पास मिलेगा। कभी अगर छूट जाए तो आप पीछे की कक्षा कर पाएंगे, और जो ऑनलाइन लेगा तो वो तो ऑनलाइन लेगा, ठीक है। बहुत मेहनत की है, मजाक थोड़े चल रहे हैं। बताओ ऑफलाइन का फी बता। देखो ऑफलाइन का फी हम लेंगे इसका, नहीं ज्यादा लग रहा है। नहीं अब चला, अगर तुमको लगता है हम 600 रुपया महीना लेंगे, 5 घंटा डेली पढ़ाएंगे, 3 महीना कोर्स चलेगा, 3 से 3.5 महीना, 100 रुपया पर घंटा पर महीना, ठीक ना। मन करे तो आइयो, ना मन करे जाइयो,
ठीक है। इसका फी ऑफलाइन में लगेगा 2,000 रुपया, 2000, 12, हाँ ठीक है। ऑनलाइन में जो बच्चा ऑफलाइन में लेगा उसको ऑनलाइन कंप्लीट फ्री मिलेगा, ठीक है, पूरा बैच। ऑनलाइन में इसकी फीस जो होगी वो 599 होगी। इतना लेकिन हमको ठीक नहीं लग रहा है तो 499 सोच रहे हैं, ये भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। हम इसका फी लेंगे 399, लेकिन इस पर अभी सोचे नहीं हैं, हम सोच के वीडियो बना देंगे कल। और ये पूरा बैच, ऑल बैचेस आर स्टार्ट फ्रॉम 5/9/2025 ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, ठीक है। और जिसको हमारे सिस्टम से पूरा का पूरा पढ़ना होगा, पूरा ये पूरा क्लास करना होगा, ये इसकी फीस ऑफलाइन में है 3100 रुपया। पता कर लेना, पूरे पटना में इतना फी में कोई नहीं पढ़ाएगा। और ऑनलाइन में इसकी फी होगी मात्र 299, 299 रुपया। और ये जो टेस्ट है इसका ऑफलाइन में फी होगा मात्र 200 रुपया, और इसका ऑनलाइन में लिखा गया ऑफलाइन में फी होगा 200, और ऑनलाइन में फी इसका मात्र 51 रुपया होगा, ठीक है। और मेरे से सस्ता अगर तोरा पूरे पटना में कोई पढ़ा दे और मेरे जैसा कंटेंट तो वही जाके पढ़ना। ये बैच हम आज लॉन्च करें या कल सुबह लॉन्च करेंगे, ये आपकी सेवा में सारा बैच उपलब्ध होगा। एडमिशन इज गोइंग ऑन। और कब से स्टार्ट होगा? 5 तारीख से। टाइम टेबल आपको यूट्यूब कम्युनिटी में और काउंटर पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए है, उसके अलावे क्वेश्चन नहीं है। और 9th 10th वालों के लिए हम अलग से, जिसको लगे हम थोड़ा अप लेवल पढ़ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग 300 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में अलग से देंगे, रिकॉर्डेड मोड में, ठीक ना, ताकि आपको यह ना लगे कि हमको और लेवल पढ़ना है। टेस्ट भी 5 तारीख से स्टार्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट 5 तारीख से स्टार्ट होगा, सब इसी में हो जाएगा। तुमको सुनो बताते हैं ना, कॉमन पेपर के लिए अलग से देखना है, ना अपने पेपर के लिए अलग से देखना है। इसमें तोरा उतना करवा देंगे कि तोरा कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चन में ना डिफरेंस है। 18 को है पूछेगा, 80 को होने पूछेगा, तो क्वेश्चन के नंबर में डिफरेंस होगा, थ्योरी बदल जाएगा। हम तुमको उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि तुमको किसी चीज के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैथ भी है उसमें, वो जो ऑफलाइन का बैच बोले उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हाँ हिंदी भी है, करंट अफेयर्स भी है। 300 सब में 300 सब में। जिसका स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी किसी का स्पेशल है, उसमें 300 अलग से रिकॉर्डेड स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम आएगा। समझ में आ रहा है? ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। और चला, ये सही इलाज है TRE 4 का, ये हमको ऐसा लगता है।